Hello students, welcome to our YouTube channel CBSE Educators. Students, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9 का चैप्टर सेल। जैसे कि आपको पता है हमारी साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द बेसिक चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं सेल। एंड तक वीडियो के थोड़ा पेशेंस रखिएगा और वीडियो को हो सके तो एंड तक देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे सेल के बारे में। और जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे या जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा वो सारे आंसर्स आपको एंड तक मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल वॉल, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज। ये तीनों चीज़ें हमारे सेल में मिलती हैं। तो सेल के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन आपने ज़्यादातर हर जगह पढ़ी होगी, दैट सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, ये कैसे दी गई, ये सब मैं आपको बताऊँगी। स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी किससे बना है? सेल्स से बना है। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? वो भी सेल परफॉर्म करता है। तो हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है और जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? वो सेल है। क्या है वो? सेल है स्टूडेंट्स। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1831 में। किसमें? कॉक्सलाइस में। अब ये कॉक्सलाइस क्या है? जो हमारी ट्री होती है उसकी जो ब्रांचेस हैं, अगर हम उन ब्रांचेस को थिन थिन पार्ट्स में डिवाइड कर लें, थिन थिन स्लाइसेस में कट कर लें, तो एक स्लाइस को हम कॉक्सलाइस कहेंगे। उस कॉक्सलाइस को जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे रॉबर्ट हुक को, जिनसे उन्हें पता चला कि इन्हें सेल्स कहते हैं। सेल, सबसे पहले सेल नाम नहीं पड़ा था इनका, सेल नाम बाद में पड़ा। ल्यूवन हॉक ने डिस्कवर किए फ्री लिविंग सेल्स, किसमें? पॉन्ड वाटर में, विद इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखे थे, जब पहले माइक्रोस्कोप इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे, पर ल्यूवन हॉक ने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में देखे। नेक्स्ट, जब भी एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक डिस्कवरी है, जो हमारा सेल है उसके अंदर एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? इस न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये स्टूडेंट आपको क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेगा कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल थ्योरी, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, पता लगता है, तो उसकी थ्योरी बनती है, तो सेल थ्योरी पढ़ते हैं। द थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब किससे मिलकर बने हैं स्टूडेंट्स? सेल से मिलकर बने हैं। हम भी किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। ये एक बात किसने बताई थी? ये स्क्लेडन और स्क्वेन ने बताई थी कि जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं ये किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। सेल थ्योरी की एक और ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वर्चाओ ने दी है, दैट सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स जब हम सेल पढ़ते हैं। सेल जो है वो एक डिवाइड होकर 2 बनाता है, 2 डिवाइड होकर 4 बनाते हैं, 4 फर्दर डिवाइड होकर 8 सेल्स और 16 सेल्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे सेल्स होते हैं वो पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल हैं वो सेल से ही बनते हैं। वो फर्दर डिवाइड होकर किस में बनते हैं? दोबारा सेल्स बनते हैं, और वो सेल्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं? फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल के बेसिस पे ही हमने ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई करा उनको 2 टाइप में। सबसे पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नाम से ही पता चल रहा है, यूनी मतलब 1, यूनी मतलब 1। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हैं, यानी 1 सेल से बने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल: अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया।
नेक्स्ट इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मतलब मैनी, जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स से बने हैं और बॉडी में भी अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? इस बात का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जो हमारी बॉडी में साइज़ वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हर सेल का अपना अलग साइज़ होता है, अपनी अलग शेप होती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो थोड़े से रॉड शेप होते हैं। जो हमारा नर्व सेल है वो इस तरीके से, कुछ इस तरीके का बना होता है। ये लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी में। तो स्टूडेंट्स, हर सेल की अपनी शेप होती है, अपने फंक्शंस के हिसाब से उसकी शेप होती है। समझ आया? नेक्स्ट, सेल्स भी दो टाइप के होते हैं फर्दर। दो टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड इज यूकैरियोट्स। दो टाइप्स के सेल होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये होते क्या हैं, क्या क्या करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे डिटेल में। प्रोकैरियोट्स में जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी डिटेल में, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी डिवाइड, रिप्रोड्यूस करना, एक से दो बनाने, वो हमेशा एसेक्सुअल होता है। और यूकैरियोट्स में सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोट्स में और प्रेजेंट रहता है एनिमल सेल में, यूकैरियोट्स में। अब ये सेंट्रियोल क्या है, ये न्यूक्लियोलस क्या है, ये क्रोमोसोम्स क्या है, ये सब मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल प्लांट सेल, एनिमल सेल एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती और यूकैरियोट्स में होती है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारे सेल की आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे सेल को आउटर इन्वायरमेंट से जो अलग करती है वो कौन अलग करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ उन्हीं चीज़ों का अंदर आना अलाउ करती है जो सेल के लिए क्या होती हैं, ठीक होती हैं। ये जो मेम्ब्रेन है सिर्फ उन्हीं चीज़ों का अंदर आना अलाउ करेगी जो हमारे सेल के लिए ठीक होती हैं, और सिर्फ उन्हीं चीज़ों का एग्जिट अलाउ करेगी जो हमारे सेल के लिए नहीं, ज़रूरी नहीं होती। इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब क्या है, सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों का ही अंदर आना अलाउड है, सिलेक्टिव चीज़ों का ही बाहर जाना अलाउड है। ठीक है, और ये कौन कंट्रोल करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। समझ आया? नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये फ्लेक्सिबल होता है और ये लिपिड्स और प्रोटीन्स से बना होता है। स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी इसका मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो सेल होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही फूड क्या लेता है, अपने अंदर लेता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है ताकि वो फूड क्या ले सके, अंदर ले सके। जैसे कि हमारा है अमीबा। अमीबा क्या करता है, यहाँ पर उसके फूड है तो वो इस तरीके से थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है और इस फूड को अपने अंदर ले लेता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो आई किसकी मदद से आई, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सेल वॉल। स्टूडेंट्स, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल होती क्या है,
ये हमारा सेल है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर एक और कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और ये सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है। सिर्फ किस में मिलती है आपको, प्लांट सेल में मिलती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं मिलती। सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई बैक्टीरिया टू विथस्टैंड विद डायल्यूट एक्सटर्नल मीडियम विदाउट बस्टिंग। जो हमारी जो सेल है, प्लांट सेल जो है वो कभी कभी क्या होता है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। हाइपोटोनिक, सबसे पहले तो प्लांट सेल जो अपने अंदर पानी लेता है वो किस मेथड से लेता है, लिक्विड ओस्मोसिस। किस मेथड से लेता है, ओस्मोसिस। कभी कभी क्या होता है कि हमारे प्लांट सेल के चारों तरफ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट रहता है। आई मीन हाइपोटोनिक मतलब पानी ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। जो हमारा सेल है, ये हमारी सेल वॉल है, इसको ध्यान से समझिएगा। ज़्यादा पानी होने की वजह से जो पानी है वो आउटर वॉल पर क्या एग्जर्ट करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। इस प्रेशर की वजह से हमारा सेल बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के प्रेजेंट होने से सेल वॉल इस पर ऑपोजिट प्रेशर लगाता है और ये प्रेशर आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और हमारा सेल फटने से क्या हो जाता है, बच जाता है। और ये किसका काम है, सेल वॉल का काम है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर सेल इज़ न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, हमारी जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी होती है उसके जो फंक्शंस हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हर काम करना, सोचना, सब कुछ करना, ये कौन परफॉर्म करता है, कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ऐसे ही जो हमारा सेल है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसलिए न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये हमारा सेल है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ये क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमैटिन होते हैं और न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। न्यूक्लियस डबल लेयर्ड कवरिंग होती है न्यूक्लियस के बाहर, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ही न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस को सामान चाहिए होता है, मटेरियल चाहिए होता है, वो ट्रांसफ़र हो सकता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में। किसमें, रिप्रोडक्शन में। स्टूडेंट्स, हमारे जो सेल है वो 102 बनते हैं, यानी रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। 1 से 2, 2 से 4। तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कौन करता है, हमारा न्यूक्लियस हेल्प करता है। हमारा सेल, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वो कैसे डेवलप करेगा, किस तरीके से फंक्शन करेगा, सारी ही एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस का छोटा भाई, यू कैन से न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड सारे ही ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होता, कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, यानी अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता, जैसे हमारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग है, क्रोमैटिन अलग है, सब कुछ, न्यूक्लियोलस अलग है, सब कुछ अलग है। न्यूक्लियोइड में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अलग से पड़ा होता है। और जैसे कि इसमें कुछ न्यूक्लियर रीजन होते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, बस। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी ये बाहर से कवर्ड भी नहीं रहता है, बाहर से अलग भी नहीं रहता, और ये सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब स्टूडेंट्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है, ये है एक सेल ऑर्गेनेली है। ये क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली। एक चीज़ मैं आपको अभी समझाती हूँ। ये हमारा सेल है,
सेल के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, जो कि एक फ्लूइड होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जो हमारे सेल्स के कुछ कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती हैं, इस तरीके की ट्यूब्स होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप का होता है, एक तो रफ होता है और एक स्मूथ होता है। अब रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? राइबोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, यानी प्रोटीन बनाते हैं। अब प्रोटीन सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या भी काम होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, वो किस चीज़ का सिंथेसिस में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है आपके फैट्स में, लिपिड्स में, इन सब के सिंथेसिस में। जैसे आप सब देख सकते हैं, टाइप्स दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। गोल्जी एपरेटस स्टूडेंट्स, गोल्जी एपरेटस भी एक टाइप की सेल ऑर्गेनेली है। सेल ऑर्गेनेली कैसे है? ये भी राइबोसोम्स की तरह स्टैक्स में प्रेजेंट होती है, और इन स्टैक्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स। राइबोसोम जो भी चीज़ें सिंथेसाइज करता है, उसकी पैकेजिंग, सेल के सही जगह पर उसे पहुंचाना, ये सब किसका काम है? ये गोल्जी एपरेटस का काम है। ये सब काम किसका है? गोल्जी एपरेटस का। फंक्शंस एक बार पढ़ लेते हैं। मटेरियल सिंथेसाइज नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो उसे पैकेज करना, उसे डिस्पैच करना इनसाइड आउटसाइड सेल के, ये कौन करता है? गोल्जी बॉडीज़ करते हैं। ये क्या है? गोल्जी बॉडीज़। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग एंड डिस्पैच। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन्स और फैट्स सिंथेसाइज करना। लाइसोसोम्स जो है वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल के। सेल में अगर कुछ फॉरेन मटेरियल आ जाता है, कुछ गलत आ जाता है जो सेल के लिए ठीक नहीं होता, उसको डाइजेस्ट कर लेता है ये लाइसोसोम्स, और सेल को बचा लेता है। सेल को क्या कर लेता है? बचा लेता है। लेकिन लाइसोसोम्स का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स क्या है? सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल क्या है? लाइसोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर आ जाते हैं कि सुसाइडल बैग्स क्या है? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्यों कहलाते हैं? कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम्स कुछ ऐसे फॉरेन मटेरियल आ जाते हैं हमारे सेल में, जिसकी वजह से लाइसोसोम खुद को बर्स्ट कर लेता है और सेल वॉल बर्स्ट हो जाती है, जिससे हमारा सेल भी क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। मेन फंक्शन इसका क्या है? ये क्या करता है? फॉरेन मटीरियल को डाइजेस्ट कर लेता है ताकि सेल बच जाए। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ये मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती हैं इसकी, और इस तरीके से होता है कुछ। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी हर चीज़ का डायग्राम आपको प्रोवाइड करने की। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एनर्जी जनरेट करना। एनर्जी को जनरेट करना, बनाना। हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन जनरेट करता है? हमारे सेल में जो सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका काम है। एनर्जी को किस फॉर्म में जनरेट करती है? वो एटीपी की फॉर्म में। एटीपी जो है एनर्जी करेंसी होती है सेल की। जैसे हमारे इंडिया में स्टूडेंट्स रुपीज़ चलता है, रुपीज़ करेंसी चलती है, उसके अलावा कोई करेंसी नहीं चलती। इसी तरीके से हमारी बॉडी को एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी। अगर किसी दूसरी फॉर्म में एनर्जी है तो उसे कन्वर्ट करो एटीपी में, तभी हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूज़ कर सकती है। एनर्जी कौन सिंथेसाइज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। क्रोमोप्लास्ट
ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, 3 टाइप की प्लास्टिड होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो वाइट प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें एक कलर्ड पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। प्लास्टिड्स का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड सबसे पहले तो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो खाना बनाते हैं अपना वो किस में मेथड से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस में कौन मदद करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में और ज़्यादा येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स का प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल से अलग। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है कुछ मटेरियल जैसे कि स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। और प्लास्टिड्स किस में प्रेजेंट होती है? सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स, वैक्यूल्स, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है सिर्फ हमारी प्लास्टिड्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स। स्टूडेंट्स वैक्यूल आपका एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल है और ये क्या है आपका? प्लांट सेल। ठीक है, जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल छोटा रहता है, प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। 50 to 90% सेल वॉल्यूम कौन करता है? वैक्यूल। किस में? प्लांट सेल में। जिसका काम होता है स्टोर करना चीज़ों को, सॉलिड और लिक्विड। एनिमल सेल्स में छोटा रहता है, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का साइज़ क्या रहता है? लार्ज रहता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में स्किप कर दी थी वो था डिफरेंस इन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। स्टूडेंट्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए स्किप किया था क्योंकि हमने तब कुछ नहीं पढ़ा था। अब हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ लिया, सारी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, मैंने बताया आपको। प्लांट सेल्स में होती है क्योंकि प्लांट सेल में वो किस में हेल्प करती है? क्योंकि प्लांट सेल कभी कभी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता है, तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको बैलेंस करने के लिए सेल वॉल का बहुत अच्छा काम है। प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं होते, प्लांट सेल में होते हैं। सेंट्रियोल्स इसमें भी होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। गोल्जी बॉडीज़ दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल्स में हम उसे एक नया नाम दे देते हैं, डिक्टियोसोम। वैक्यूल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ये था स्टूडेंट्स मेरी तरफ से सेल का इंट्रोडक्शन, सेल के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं अपनी वीडियो को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। आपको नोट्स प्रोवाइडेड हैं, आपको सब कुछ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सब चीज़ों का अच्छे से समझ सकते हैं, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। जो अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा। और आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Keep sharing and supporting.